नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। फसलों में पीएसबी कल्चर है बहुत उपयोगी। बरबट्टी की फसल से अधिक उत्पादन लेना है आसान। फसलों से अच्छी उपज के लिए खेत में खाद और उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, जिससे फसलों को जरूरी पोषक तत्व मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि रासायनिक उर्वरकों का उपयोग आज बढ़ता जा रहा है, जिसका दुष्प्रभाव भी आप जानते हैं। ऐसे में आप जैविक खादों का प्रयोग करें। साथ ही कई तरह के जैव कल्चर भी बाजार में मौजूद है, जिसमें आज हम पीएसबी कल्चर के बारे में विस्तार से जानेंगे। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर शेखर सिंह बघेल से। किसान भाइयों, वर्तमान में हम अगर खेती में बात करें तो जैव उर्वरकों का बहुतायत में उपयोग किया जा रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे किसान भाई जो फास्फोरस के लिए डीएपी का बहुतायत में उपयोग करते हैं। और डीएपी जो है, जिसे डाई अमोनियम फास्फेट कहते हैं, इसमें फास्फोरस की पूर्ति के लिए हम विशेष रूप से किसान भाई अपने खेतों पे डीएपी का इस्तेमाल करते हैं। वर्तमान में इसकी लागत, इसका मूल्य अधिक होने के कारण हमारे किसान भाइयों को आर्थिक रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फसलों से बढ़िया उपज लेने के लिए बाजार में मौजूद रासायनिक खादों का प्रयोग किसान करते हैं, जिसके लिए यूरिया, डीएपी, पोटाश जैसी कई खादों का प्रयोग होता है। अलग अलग फसलों के लिए इनकी अलग अलग मात्रा होती है। अगर किसान इनसे मिलने वाले तत्वों की पूर्ति किसी और माध्यम से कर ले तो इन रासायनिक खादों की मात्रा को कम कर फसल से भरपूर उपज लिया जा सकता है। आज तमाम तरह से जैविक उर्वरक तैयार किए जा रहे हैं, जिसका प्रयोग करके रासायनिक खादों पर निर्भरता कम किया जा सकता है। पीएसबी कल्चर भी एक ऐसा ही जैविक उर्वरक है। ऐसे में अगर हम बात करें तो कम लागत में, बहुत ही कम मूल्य में अगर हम ऐसे जैव उर्वरक जिनका कि इस्तेमाल कर हम फास्फोरस की उपलब्धता को मिट्टी में बढ़ाएं, हमारी फसलों में उसकी उपलब्धता बढ़ जाए, इसके लिए सबसे बेहतरीन जो हम आप लोगों के लिए सिफारिश करेंगे वो है फास्फोरस सॉल्युलाइजिंग बैक्टीरिया, मतलब फास्फोरस घुलनशील बैक्टीरिया, जिसको कहते हैं पीएसबी। ये एक जवाहर जैव उर्वरक है जो हमारे विश्वविद्यालय के जवाहर जैव उर्वरक केंद्र के द्वारा उत्पादित किया जाता है। पीएसबी कल्चर बहुत महंगा नहीं है। पाउडर के रूप में अगर लेते हैं तो 200 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, और तरल के रूप में लेना है तो 294 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से सरकारी क्रय केंद्रों पर उपलब्ध है। अनुदान के साथ इसकी कीमत और कम हो जाएगी। यह कल्चर 1 वर्ष तक सक्रिय रहता है, फिर यह बेकार हो जाता है। ये सभी प्रकार की फसलों में, सभी प्रकार की भूमियों में उपयोग किया जा सकता है। हम देखते हैं कि जितनी भी हम डीएपी के माध्यम से खाद हमारे खेतों में देते हैं, उसमें लगभग 10 से 15% ही हमारी फसलों को उपलब्धता फास्फोरस की हो पाती है। बाकी जितनी फास्फोरस है वो हमारी भूमि के साथ में स्थिर हो जाती है, उसके साथ चिपक जाती है, वो पौधों को उपलब्ध नहीं होती। अब ऐसे में बात आती है कि हम उसकी उपलब्धता को कैसे बढ़ाएं। तो इस जो भूमि के साथ में जुड़ी हुई है, भूमि के साथ में चिपकी हुई है, ऐसी फास्फोरस को पौधों को उपलब्धता करना है। उसके लिए जो फास्फोरस है, फास्फोरस सॉल्युलाइजिंग बैक्टीरिया या पीएसबी जिसे कहते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु मृदा में जो अघुलनशील हमारा फास्फोरस है उसको विभिन्न कार्बनिक अम्लों का उत्सर्जन कर घुलनशील अवस्था में परिवर्तित कर पौधों को उपलब्ध कराते हैं। ये इसकी खूबी है। इस प्रकार से पीएसबी जो है विभिन्न प्रकार की हमारी फसलें, चाहे वो अनाज की फसल हो, नकदी फसल हो, दलहनी फसल हो, या हमारी उद्यानिकी की फसल हो, या सब्जी वाली फसलें हो, हमारे
किसान भाई के अलावा हमारे शहरी क्षेत्र में जो हमारे जनमानस हैं, जो किचन गार्डनिंग करते हैं, छत में खेती करते हैं या छत में हमारे गमलों में भी खेती करते हैं, उसमें भी फास्फोरस की जो उपलब्धता है बढ़ाने के लिए इस जवाहर पीएसबी जो उर्वरक है इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इसके लाभ की बात करें तो फास्फोरस से लगभग 30 से 40% तक जो हमारी फास्फोरस जो मिट्टी में स्थिर होती है उसको घुलनशील रूप में बनाकर पौधों को उपलब्धता को बढ़ाता है। दूसरी बात है कि फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ने से पौधों की जो बढ़वार है, हमारे जो पौधे हैं उनकी बढ़वार बहुत अच्छी हो जाती है, उनकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। उसके साथ ही जो फफूंद जनित रोग है उससे लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। इसके साथ ही हमारे कल्चर का उपयोग कर लेने से अनुसंधान से ये पाया गया है कि फसल उत्पादन में 10 से 15% की बढ़ोतरी होती है। अब इसकी प्रयोग की विधि अगर हम प्रयोग करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हम इसको हमारी भूमि में जब भी हम बुआई करते हैं उसके पहले खेत में अच्छी तरीके से मिलाकर, और मिलाने के लिए हम बात करते हैं तो इसको मिट्टी के साथ में या अच्छी सड़ी हुई 15-20 किलोग्राम केचुआ खाद ले लें या 15-20 किलोग्राम अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद ले लें, और इसमें हम लगभग 3 किलोग्राम अगर हम पाउडर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं तो 3 किलोग्राम पाउडर प्रति जो हम एकड़ की बात करते हैं उसका इस्तेमाल करें। इसके साथ ही अगर हम तरल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको हम 2 लीटर तरल जो हमारा पीएसबी है उसको 10 से 15 लीटर पानी में घोल बनाकर लगभग 40 से 50 किलोग्राम कंपोस्ट ले लें या बर्मी कंपोस्ट ले लें या हमारी अन्य जो मिट्टी जो अच्छी थोड़ी काली सूखी है उसमें ले लें, और उसको अच्छी तरीके से मिश्रित कर उसको अच्छी तरीके से मिला लें और रात्रि भर उसको ढाँक कर उसमें पानी का छिड़काव के साथ रखे रहने दें। अगले दिन उस जो खाद है उसको पूरे खेत में अच्छी तरीके से फैला दें। पीएसबी कल्चर का अगर प्रयोग करते हैं तो 15 से 20% फास्फोरिक उर्वरकों का कम प्रयोग करें। पीएसबी कल्चर से बीज उपचार भी करने से लाभ मिलता है। यदि पाउडर के रूप में है तो 20 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से, और तरल है तो 10 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम की दर से बीज उपचार करें। हम किसान भाइयों को हमेशा ये सिफारिश करते हैं कि इसका पत्तियों में छिड़काव ना करें, इसका हमेशा भूमि में उपयोग करें, और भूमि में उपयोग करने के बाद ही इसकी खेतों में इसमें फसलों की बुआई करें, या किसी भी फसल में हमेशा मिट्टी में हमारे फास्फोरस सॉल्युलाइजिंग बैक्टीरिया जो पीएसबी के नाम से जवाहर जैव उर्वरक केंद्र में उपयोग मतलब तैयार किया जाता है उसका उपयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। एमपी में फिर चरमरा सकती है स्वास्थ्य सेवाएं। 3 मई से प्रदेश के डॉक्टर्स ने किया अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान। 10,000 शासकीय डॉक्टर काम करेंगे बंद। नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पहुंचे सीएम शिवराज। चूरना जोन में टाइगर रिजर्व में अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ किया पौधारोपण। कांग्रेस के वचन पत्र समिति की बैठक पर बीजेपी का निशाना। कहा है 1952 से लेकर अब तक कांग्रेस ने कई बार जारी किए घोषणा और वचन पत्र, लेकिन सारे केवल जनता के साथ होगा। भोजपुरी समाज को साधने के लिए कमलनाथ का ऐलान। कांग्रेस की सरकार बनने पर भोजपुरी समाज के कुछ सामाजिक कार्यों के लिए भूमि आवंटन का वादा। मध्य प्रदेश के विकास में भोजपुरी समाज का बताया अहम योगदान। चुनाव से पहले ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के बहुत से किसान भाई बरबट्टी की खेती करते हैं, जिसे हम लोबिया के नाम से भी जानते हैं। तो यह फसल इस समय पुष्पन और फली बनने की अवस्था में है, और इससे अधिक उत्पादन लेने के लिए जरूरी है कि आप खरपतवार नियंत्रण और सिंचाई करते हुए बरबट्टी की फसल में कीट और रोगों की रोकथाम करें। तो इस बारे में समस्त जानकारी लेते हैं जिला शहडोल के सहायक संचालक कृषि अनुराग पटेल से।
बरबटी की खेती इस समय आपके खेत में आ गई है और फसल पुष्पन एवं फली की स्थिति में है। इस समय बाज़ार में इसका रेट बहुत ही अच्छा चल रहा है, लगभग 50 रुपये किलो के हिसाब से मिल रही है बरबटी। तो बरबटी में यदि समसामयिक क्रियाएं की जाएं और इसका थोड़ा सा प्रबंधन, थोड़ा सा ख्याल रखा जाए तो निश्चित तौर पर आप अच्छी उत्पादन ले सकते हैं। क्योंकि खरपतवार फसलों के लिए प्रतिस्पर्धी का काम करते हैं, इनका वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन किया जाना बहुत ज़रूरी है। यदि आपने इनको मेड़ नाली पद्धति में लगा रखा है तो आप उसमें चल के धीरे धीरे करके अपना निदाई गुड़ाई करके इन फसलों के जो खरपतवार हैं उनको निकाल कर और इकट्ठा करके कहीं फील्ड में एक जगह दबा दें ज़मीन में और गड्ढे में दे दें ताकि उससे कंपोस्ट बन जाए। तो निदाई गुड़ाई करके ही अभी इस समय फसलों के जो खरपतवार हैं उनका प्रबंधन किया जा सकता है। किसान भाइयों, बरबटी की फसल से अच्छा उत्पादन मिले इसके लिए आप फसल की जरूरत के हिसाब से सिंचाई करते हुए घुलनशील उर्वरक का प्रयोग करें। इसमें ग्रीष्म काल चल रहा है, काफ़ी गर्मी का समय है, तो निश्चित तौर पर पानी की ज़्यादा आवश्यकता होगी। वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होता है, ज़मीन से पानी ज़्यादा उड़ता है और फसल भी ज़्यादा पानी अवशोषित करके और फसल उससे वाष्पोत्सर्जन होता है और वृद्धि करती है। तो ऐसी स्थिति में हमें नमी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। पानी बहुत ज़्यादा बढ़ा होना, खेत में भरा होना ज़रूरी नहीं है। अगर खेत में पानी भरा होगा निश्चित तौर पर उसमें कई प्रकार के बीमारियां आएंगी, उसके जड़ सड़न होगा, तना सड़न होगा। तो नमी बनाए रखने के लिए नियमित सिंचाई देख लें। अगर खेत में नमी कम है तो एक हल्की सिंचाई दूसरे तीसरे दिन, तीसरे चौथे दिन जैसा आपकी मिट्टी है उसके आधार पर जो है दी जा सकती है। एक बात ज़रूर मैं और कहूँगा कि इसमें मल्चिंग अगर आप किए हैं तो थोड़ा सिंचाई की ज़रूरत कम पड़ेगी, चाहे आप पॉलीथीन की मल्चिंग किए हुए हों या जैविक चीज़ों की मल्चिंग किए हों, जैसे घास फूस या फसलों के जो भी अवशेष निकलते हैं उनकी मल्चिंग कर देने से, या आपके पास अगर ड्रिप लगाए हैं मेड़ पर तो 1 घंटे आप ड्रिप चला देंगे, निश्चित तौर पर पर्याप्त नमी जो है खेत में बनी रहेगी। इसके बाद किसान भाइयों हम बात करेंगे पोषक तत्व प्रबंधन की, क्योंकि आपने खेत में बुआई के समय डीएपी, यूरिया या जैविक खाद, गोबर की खाद जो भी कुछ दिया होगा वो तो ठीक है, लेकिन फसल जिस अवस्था में है इसमें कुछ घुलनशील पोषक तत्व होते हैं। अगर आप उनको दे देंगे निश्चित तौर पर फसल में अच्छी फलियां आएंगी, पुष्प अच्छे आएंगे। उसमें से जैसे है एक हमारा NPK, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास 19 नाइट्रोजन, 19 फास्फोरस और 19 पोटास होता है। दूसरा होता है 05234, एक होता है 0050। इनकी 1 किलो, इनमें से कोई भी 1 किलोग्राम मात्रा लेकर 200 लीटर पानी में घोल बना के अच्छे से और आप स्प्रे कर दें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बरबटी की फसल को कीट और रोग अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से फसल के उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। तो आपके सामने इस तरह की समस्या नहीं आए, इसके लिए फसल में कीट और रोग नियंत्रण करें। किसान भाई, इसके बाद हम बात करेंगे पौधों के फसल सुरक्षा के बारे में। फसल सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। आपने सारी मेहनत कर डाली, पानी दे दिया, आपने खरपतवार नियंत्रण कर लिया, आपने पोषक तत्व प्रबंधन कर लिया, लेकिन फसल सुरक्षा के उपाय आपने नहीं किए, बहुत ही नुकसान पहुंचा देते हैं। फसल सुरक्षा इतना आवश्यक है कि आजकल इतने सारे कीट आते हैं, जैसे कि रस चूसक, जैसिड है, सफ़ेद मक्खी है। ये कीट आके हमारी फसलों के रस चूसते हैं और रस चूसने पर इन फसलों में जो है कमज़ोर कर देते हैं। ऐसी स्थिति में हमें पत्तियां इसकी कटोरे नुमा हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, और इसके प्रबंधन के लिए हमें इमिडाक्लोप्रिड नाम की दवाई है, काफ़ी सेफ अच्छी दवाई है। 1 ग्राम दवाई प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर आप छिड़काव अगर कर देते हैं तो ये रस चूसक कीटों से हमारा प्रबंधन हो जाता है। इसके अलावा थायोमेथाक्साम 0.5 ग्राम दवा जो है आप घोल बना के छिड़काव कर दें तो ये रस चूस कीटों से हमें काफ़ी सुरक्षा हो जाती है और रस चूसक कीट समाप्त हो जाते हैं।
किसान भाइयों, बरबटी की फसल में फली छेदक इल्ली का प्रकोप भी होता है। ये कीट पहले पत्तियों को खाकर नुकसान करता है, उसके बाद फली आने पर ये कीट फलियों में छेद करके उनको खा जाता है, जिससे फलियों की गुणवत्ता खराब हो जाती है। इसलिए आप इस कीट की शुरुआती अवस्था पर जैविक नियंत्रण के लिए नीम तेल की 5 मिलीलीटर मात्रा का प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इल्ली का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक हो तो क्यूनॉल फॉस दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने पर इस कीट का नियंत्रण आसानी से हो सकता है। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर हम रोग की बात करें तो पीला मोज़ेक आता है। देखेंगे खेत में पीले पीले हो जाते हैं फसलें, उसके पौधे जो पीले हो जाते हैं उनको उखाड़ करके ज़मीन में गाड़ देना चाहिए। इसके अलावा ये कीट जो है, ये रोग जो है सफ़ेद मक्खी से फैलता है, तो सफ़ेद मक्खी के प्रबंधन के लिए इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव कर दें। 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब या थायोमेथाक्सान 0.5 ग्राम का छिड़काव कर दें। इसके अलावा ये बीज जनित रोग भी फैलता है, तो बीजों को बोने से पहले थायोमेथाक्सान से इसका या इमिडाक्लोप्रिड से उपचारित करके बोएंगे तो ये वायरस जो है, ये विषाणु जो है खेत में नहीं जाएगा। तो किसान भाइयों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी और जो भी बताया गया उसको अगर आप अमल में लाते हैं तो निश्चित तौर पर आपके खेत में अच्छा उत्पादन होगा और आप अच्छा मूल्य प्राप्त करेंगे। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। एमपी में फिर चरमरा सकती है स्वास्थ्य सेवाएं। 3 मई से प्रदेश के डॉक्टर्स ने किया अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान। 10,000 शासकीय डॉक्टर काम करेंगे बंद। नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पहुंचे सीएम शिवराज। चूरना जोन में टाइगर रिजर्व में अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ किया पौधारोपण। कांग्रेस के वचन पत्र समिति की बैठक पर बीजेपी का निशाना। कहा है 1952 से लेकर अब तक कांग्रेस ने कई बार जारी किए घोषणा और वचन पत्र, लेकिन सारे केवल जनता के साथ होगा। भोजपुरी समाज को साधने के लिए कमलनाथ का ऐलान। कांग्रेस की सरकार बनने पर भोजपुरी समाज के कुछ सामाजिक कार्यों के लिए भूमि आवंटन का वादा। मध्य प्रदेश के विकास में भोजपुरी समाज का बताया अहम योगदान। चुनाव से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला मुरैना और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी दिनों में छुटपुट बादल छाए रहने व वर्षा नहीं होने का अनुमान है। वह अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस रहने और हवा लगभग 8 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से मुख्यतः पश्चिम, उत्तर व पश्चिम दक्षिण दिशा से बहने का अनुमान है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि संभावित मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए ग्रीष्मकालीन सब्जियों आदि में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। इस समय मसूर की फसल पकने की अवस्था में है, अतः पकी हुई मसूर की फसल की कटाई कर सुरक्षित खलिहान पर रखें और सुखाकर गहाई करें। इस समय चना की फसल पकने की अवस्था में है, अतः पकी हुई चना की फसल की कटाई कर सुरक्षित खलिहान पर रखें और सुखाकर गहाई करें। पककर तैयार गेहूं की फसल की कटाई शीघ्रता से करें व कटी हुई फसल को खलिहान में धूप में उचित नमी स्तर पर सुखाकर गहाई करें। गेहूं का सुरक्षित भंडारण करें।
फसलों की कटाई के उपरांत खेत में कच्चे अवशेषों को जलाएं नहीं, बल्कि जुताई करके भूमि में दबाएं। उससे भूमि में जीवांश और पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ेगी और प्रदूषण भी नहीं होगा। लहसुन फसल के पूर्ण परिपक्व होने पर खुदाई करें। खुदाई करने के पश्चात हवादार स्थान पर भंडारित करें। लौकी, तोरई, कद्दू, ककड़ी में लाल कीड़ा यानी रेड पंपकिन बीटल दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए मिथाइल पैराथियान 2% धूल का भुरकाव करें। इस समय गोभी व बंद गोभी की फसल में माहो कीट की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इनके नियंत्रण के लिए नीम का तेल 1.5 से 2 लीटर 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। मिर्च और टमाटर की फसल में इस समय लीफ कर्ल यानी चुर्रा मुर्रा रोग आने की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए थायोमेथाक्साम 25 डीजी की 100 ग्राम मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। बैंगन की फसल में तना भेदक व फल वेधक मक्खी से बचाव के लिए प्रभावित फलों को तोड़कर जमीन में दबाकर नष्ट कर दें व अधिक मात्रा में इन कीटों का प्रकोप हो तो स्पाइनोसेट दवा 48 EC की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 4 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। संभावित मौसम में पशुओं में इस समय बाह्य परजीवियों की संभावना हो सकती है, अतः इनसे बचाव के लिए क्लीनर या ब्यूटॉक्स नामक दवा को 1 लीटर पानी में 2 मिलीलीटर दवा घोलकर पशुओं के शरीर पर सुरक्षात्मक तरीके से लगाएं तथा इसके 1 घंटे के उपरांत पशुओं को नहलावें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम पुरवा, जिला रीवा के दिनेश यादव ने। आपने भैंस की मुर्रा नस्ल के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। भारत में भैंस पालन एक फायदेमंद व्यवसाय है। यह व्यवसाय न केवल भारत में दूध आपूर्ति करता है, बल्कि इसमें रोजगार की काफी संभावना है। भैंस का दूध कुल दूध का 57% योगदान देता है। भारत में आमतौर पर मुर्रा, जाफराबादी, सूरती आदि भैंस की नस्ल पाई जाती है। इन सब भैंसों में मुर्रा भैंस सबसे मशहूर है। डेयरी व्यवसाय में आजकल अधिकतर मुर्रा भैंसों को पाला जा रहा है और इसका पशुधन में सबसे ऊंचा स्थान है, जिसके कारण इसे काला सोना कहा जाता है। यह भैंस मूल रूप से पंजाब और हरियाणा के राज्यों से है, किंतु अब यह अन्य राज्यों में सफलता से पाली जा रही है। ये भैंस गर्म और ठंडे इलाकों में आसानी से पाली जा रही है। मुर्रा पशु भारी भरकम डील डॉल वाले होते हैं तथा इनकी गर्दन और सिर अन्य भैंसों की तुलना में छोटे होते हैं। सींग कसकर मुड़े होते हैं। इनका रंग काला और पूंछ लंबी होती है। इनका पिछला हिस्सा चौड़ा तथा अगला हिस्सा संकरा होता है। इनके मादा पशु का वजन लगभग 550 किलोग्राम के आसपास होता है और मादा पशु की ऊंचाई 133 सेंटीमीटर के आसपास होती है। वहीं नौजवान नर पशु का वजन 650 किलोग्राम के आसपास होता है तथा उसकी ऊंचाई 138 सेंटीमीटर के आसपास होती है। मुर्रा भैंस की देखरेख करना आसान होता है। इस नस्ल का स्वास्थ्य अन्य नस्लों की तुलना में बेहतर रहता है, क्योंकि इन भैंसों की रोगों से लड़ने की क्षमता अच्छी होती है। मुर्रा भैंस सबसे अधिक उत्पादन वाली भैंस की नस्ल है। मुर्रा भैंस देशी और अन्य नस्ल की भैंसों की तुलना में 2 से 3 गुना अधिक दूध देती है। यह प्रतिदिन 15 से 20 लीटर दूध आसानी से दे देती है। इस भैंस की दूध देने की अवधि आमतौर पर 280 से 310 दिन है, जो अन्य भैंसों की तुलना में अधिक है। मुर्रा भैंस अपने एक दूध काल में लगभग 1800 से 4000 लीटर तक दूध देती है।
और इसके दूध में वसा की मात्रा 7 से 8% होती है। इस वजह से अन्य दुधारू पशुओं के दूध के मुकाबले मुर्रा नस्ल की भैंसों का दूध अधिक दर पर बिकता है। अपनी अनेक खूबियों और किसानों के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद होने के कारण यह भैंस आजकल डेयरी किसानों की पहली पसंद बनी हुई है। तो यदि किसान भाइयों आप इस नस्ल की भैंस का पालन करना चाहते हैं तो यह भैंस अमूमन 35,000 से 1 लाख रुपए के बीच मिल जाती है। इसकी कीमत और भी कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे कि दूध उत्पादन की क्षमता, उम्र और उसका स्वास्थ्य आदि। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर ही कोई खरीदार इसकी सही कीमत का अनुमान लगा लेता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216